बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिटेल या कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस चाहिए तो बेस्ट है कि आप हमें ईमेल कर लें। कॉल लेने से पहले मैं दो चीज़ें शेयर करता चलूँ कि अभी जो होम ऑफिस ने गाइडेंस दी है कि बकौल आफ्टर कोविड-19 की वजह से जो काफ़ी सारे इमिग्रेशन सेंटर या ब्रिटिश हाई कमीशन आउट ऑफ द कंट्री जो थे वो उन्होंने फॉर द टाइम पीरियड क्लोज़ किए हुए थे या काम नहीं हो रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके बाय द 27th ऑफ दिस मंथ, जो 27th ऑफ जुलाई से तमाम सेंटर वो विदन यूके हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, वो सारे इमिग्रेशन सेंटर्स उन्होंने ओपन एक्टिव होंगे और काम करेंगे। जिन लोगों के एप्लीकेशन पहले उन्होंने अप्लाई की थी या सबमिशन की थी और उनके बायोमेट्रिक नहीं हुए थे या उनके डॉक्यूमेंट सबमिशन एप्लीकेशन हो गई लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, अब उनको सबसे पहले ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट पे वो लोग होंगे जिनके ऑलरेडी केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। एक स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप पे थे या थर्ड स्टेप पे थे, या अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई हैं तो उनको वो डिसाइड करेंगे। अब दो तरीके हो रहे हैं। एक तो ये है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन सबमिशन कर दी थी और उनके अभी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट आउट ऑफ कंट्री अब सबमिशन नहीं हुए थे, तो उनको ईमेल जा रही है कि अब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपना पासपोर्ट आके जमा करवाएं। इसी तरीके से जिन लोगों के पासपोर्ट जमा हो गए थे और उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो सपोर्टिंग एविडेंस था, वो सबमिट करना था यूके में या आउट ऑफ कंट्री, तो उनके लिए भी ईमेल आ रही है कि अब हमने वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा सकते हैं। अब सेकंड ये हो रहा था पहले कि जब अगर यहाँ पे अप्लाई करते थे तो आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते थे और आपको यहाँ पे फ़ीस पे करनी पड़ रही थी, लेकिन ये मेरा ख्याल एज ए गुड जेस्चर गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी ली है कि बहुत सारे लोगों को वो कह रहे हैं कि अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराओगे तो हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, और विदाउट चार्ज हमने देखा है कि कुछ क्लाइंट को मेल आई है कि आप आके अपने बायोमेट्रिक दें या डॉक्यूमेंट सबमिट करें या अपने वकील से स्कैन करके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें और उसकी वो कोई फ़ीस चार्ज, एडिशनल फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे। सम टाइम होता था कि 180 पाउंड से लेके 120 चार्ज करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया होगा जिस कंपनी के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वह बगैर पैसों के चीज़ें सबमिट हो रहे हैं। अब थर्ड ये चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट, हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था कि अगर कुछ लोगों ने बगैर उनके जो इनकम का थ्रेशोल्ड पूरा हो रहा था बाय द 31st ऑफ मार्च, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर उनके इंग्लिश उनके पास नहीं है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से वो एग्जेम्प्ट थे, या थर्ड ये था कि अगर टीबी टेस्ट नहीं भी है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब मैं सबसे मतलब काइंडली अपडेट करता जाऊँ और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अब आप एप्लीकेशन अब करते हो स्पेशल फॉर द स्पाउस वीज़ा, एंटी क्लियरेंस और विद इन कंट्री फॉर द एक्सटेंशन, तो मेक श्योर कर लें कि अब आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एज ए एक्सटेंशन या एंटी क्लियरेंस जो रिक्वायरमेंट हैं वो तमाम पूरी होनी चाहिए। ओके, अब तमाम चीज़ें एक्टिव हो गई हैं, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक आइल्स का एग्ज़ाम है बिल्कुल वो होना शुरू हो गया है, आपका टीबी टेस्ट है बिल्कुल वो जो डिपार्टमेंट से काम करने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से जो आपका इनकम वाला पार्ट है वो भी मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कुछ लोग या गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूट या कंपनीज या इंडिविजुअल या कोई भी बंदा कहीं काम करता है तो उसके कंपनी के पास राइट है कि अगर बंदा काम करना चाह रहा है या कंपनी का एक्टिव हो गई है तो दोबारा वो एक्टिव हो जाए, दोबारा आके फुल टाइम काम करना शुरू कर दें। जो फरलू स्कीम है ऑफ कोर्स ये अवेलेबल है, एक ऑप्शन है बाय द 31st ऑफ अक्टूबर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी सबको फरलू दे रही है। कंपनी ने सारे एम्प्लॉयज़ को या कुछ एम्प्लॉय को वापस कॉल कर लिया कि आप काम पे आ जाएं। तो इस तरीके से किसी का वीज़ा है तो अपने एम्प्लॉयर से बात करें कि भाई मेरा इमिग्रेशन का मसला है तो लिहाजा मुझे कॉल किया जाए ताकि मेरी इनकम वाला मसला ना बने। तो ये चंद चीज़ें जो स्पेशल स्पाउस वीज़े के बारे में क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो ये रेलेवेंट थी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूरोपियन के बारे में।
अब यूके के बारे में क्या है कि ऑफ कोर्स कि जो ब्रेग्जिट है उसकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है, लेकिन क्योंकि पॉलिसी ये थी कि बाय द जून तक जो भी यूरोपियन नेशनल या उनके डिपेंडेंट अपना प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, या अपने स्पाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अभी तक अवेलेबल है, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। थर्ड ये चीज़ आ रही है कि जो यूरोपियन मेन एप्लीकेंट या डिपेंडेंट हैं जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसको 31 या 30 जून 2021 तक का वीज़ा मिल रहा है, बेशक वो उसकी इनिशियल एप्लीकेशन हो। हालांकि ये 5 साल होता था कि 5 साल का वीज़ा मिलता था, लेकिन अब क्योंकि ब्रेग्जिट या उसकी जो आफ्टर पोस्ट ब्रेग्जिट जो फैक्ट्स हैं वो 30 जून तक हैं, तो इस वजह से जिनको भी लीव मिल रही है आज के दिन यूरोपियन के सेटलमेंट या प्री सेटलमेंट, उन दोनों सूरतों में या इवन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, उनकी जो लीव है वो एक्सपायर हो रही है बाय द जून 30 2021 में। तो उसके पहले पहले तमाम लोगों को दोबारा अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी, वो जिस भी कैपेसिटी में एज ए यूरोपियन या डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन या फिर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर द यूरोपियन आप हैं, तो आपको वो उससे पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कॉल पे हैं, तो लेते हैं आज की फर्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर। हाँ जी, वो मैंने पूछना था, विजिट यूरोप से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए मेरे भाई, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका? जी हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बिल्कुल फरमाइए जी। सर जी, मैं यूरोप से हूँ। मैंने 2 चीज़ें पूछते हैं। अगर मैंने अप्लाई करना हो स्पॉन्स को, अपनी वाइफ को, कितनी पे स्लिप चाहिए? आप कहाँ हैं इस वक्त मेरे भाई? बेल्जियम में। ओके, तो अपने अपनी वाइफ को कहाँ स्पॉन्सर करना है, यूके में या बेल्जियम में? दुबई में। मैं यूके में हूँ। यूके के लिए यूके में काम करता हूँ। ओके ठीक। और दूसरा सवाल क्या आपका? वो दुबई में है। ओके, और दूसरा सवाल क्या है मेरे भाई आपका? कितनी पे स्लिप चाहिए, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितने महीनों की चाहिए? ठीक। और तीसरा सवाल है कि कितना टाइम लगेगा उनको इधर आने के लिए? ठीक, बस, थैंक यू। आपका शुक्रिया। मेरे ख्याल में आवाज़ काफ़ी आपकी कट हो रही, लेकिन जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि आप यूरोपियन बेल्जियम आपके पास नेशनलिटी है, यूके में आप रहते हैं, और आपका सवाल है कि आपने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। पहली बात कि ऑफ कोर्स आपके पास राइट है, वेदर यू कैन मेक द एप्लीकेशन, आप जिस कंट्री में हैं बेल्जियम में वहाँ से अप्लाई करें, वहाँ स्पॉन्सर बुला लें, या जो आपका होस्टिंग कंट्री है, जो कंट्री की नेशनलिटी होती है उसको नेटिव कंट्री बोलते हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं इसको होस्टिंग कंट्री बोलते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास राइट है कि एज ए यूरोपियन नेशनल लिविंग इन द यूके आप अपनी वाइफ को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हो। नंबर 1 ये है प्रिंसिपल। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास नंबर 1, आप यहाँ पे अपने यूरोपियन टीटी राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, वेदर यू आर द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉय और फुल टाइम स्टूडेंट। अगर आप काम करते हैं तो उसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, लेकिन एक काउंसिल की जो वेबसाइट है लोकल काउंसिल्स की, वो ये कहती हैं कि कम से कम 170 पाउंड मेन एप्लीकेंट के लिए पर वीक की इनकम होनी चाहिए, और आपने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना है। आइडियली अगर आपके पास इनकम जॉब करते हो और आपकी इनकम इज़ मोर दैन 1200 पाउंड है, तो आई थिंक इज सफिशिएंट फॉर द टू मेक द एप्लीकेशन फॉर योर वाइफ। अब सवाल आता है कि आपको कितनी देर की डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो ब्रिटिश नेशनल हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनकी 18,600 इनकम हो, और कम से कम आपने 1 साल की इनकम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक सेम कंपनी में सेम सैलरी पे काम करते हो तो आप 6 महीने की एग्जाम्पशन रिड्यूस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यूरोपियन का ये है कि अगर आपने 1 महीने से या 2 महीनों से काम कर रहे हो, आइडियल तो 3 महीने होना चाहिए, लेकिन अगर अभी आपने काम स्टार्ट किया और अभी उसको बुलाना चाहते हो तो बिल्कुल आप 1 महीने की पे स्लिप के ऊपर भी उनको स्पॉन्सर कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई बार या कंडीशन नहीं है। इनकम आपको बोल दिया कम से कम 1200 पाउंड से ज़्यादा पर मंथ होनी चाहिए। अब थर्ड ये पूछा कि और डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स आपको अकोमोडेशन देनी होगी, उसकी अपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाना होगा, और उसके बाद आप उसका वीज़ा अप्लाई करोगे। अब थर्ड क्वेश्चन था कि टाइम क्या लगेगा। टाइम मोस्ट लाइकली जो यूरोपियन डिपेंडेंट का था वो हम कहते थे कि 4 वीक से लेके 12 वीक, मतलब 1 महीने से 3 महीने। लेकिन क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि जितने भी ब्रिटिश काउंसिल्स हैं या वीज़ा ऑफिस हैं
वो 27 से प्रॉपरली वर्किंग पोजीशन में हो जाएंगे। मुझे लगता है कि फिर भी जो भी अप्लाई करेगा उसका भी जो डिसीजन है विद इन 3 मंथ आना चाहिए। बट एनीवे इसमें टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता। बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी फॉर द इनकम एंड द डॉक्यूमेंट्स वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होप आई अंडरस्टैंड। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। Yeah. हेलो जी फरमाइए। Yeah, I'm listening to you. आपकी आवाज़ शायद नहीं आ रही, कंट्रोल चेक करें, मुझे यहाँ पे नहीं आवाज़ आ रही। हेलो। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा ऊंची बोले मैडम प्लीज़। जी जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा अब ठीक है, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी फरमाइए मैडम। मैडम आपका सवाल क्या है जी? जी जी, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? जी सर, मेरा ये है कि मैं जो हूँ वो एंटरप्रेन्योर वीजा पे आई डिपेंडेंट टू माय हस्बैंड राइट। टू यूके 2015 में, और मैं स्पाउस रूट पे आईएलआर के रूट पे 2018 में आई हूँ। राइट। ओके मैं सो दैट व्हाट इज योर क्वेश्चन मैडम? तो अब असल में मेरा एक्सटेंशन है 2021 में, लेकिन क्या मैं, और मेरे 5 साल पूरे हुए हैं अभी अगस्त में, तो क्या मुझे आईएलआर मिल सकता है या मुझे नेक्स्ट जो है वो एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा स्पाउस रूट का, ये पूछना था मुझे। और आपके हस्बैंड के पास वीज़ा कौन सा? अब मेरे हस्बैंड के पास तो नेशनलिटी है। उन्होंने 10 साल की बेस पे अप्लाई कर लिया था? जी उन्होंने कर लिया था, उनको 2018 में ही नेशनलिटी मिली है, ठीक। और उसके बाद मैं आईएलआर रूट पे आई थी। आपकी कॉल का मैडम शुक्रिया। लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई पॉइंट पे सिस्टम के डिपेंडेंट यूके में इंटर होते हो और उसी कैटेगरी में जो मेन एप्लीकेंट है 5 साल पूरे करते हुए अपना इंडेफिनिट अप्लाई करता है और जो डिपेंडेंट है उसको भी 5 साल हो जाए और वो भी साथ अप्लाई कर दे, तो फिर तो दोनों बंदे एट द सेम टाइम इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके केस में क्या हुआ कि आपके हस्बैंड पहले आए थे, उन्होंने 6-7 साल जहाँ गुजार लिए, अब आप 50 में आई और उनके 18 में 10 ईयर्स हो गए, उन्होंने 10 साल की बेस पे लॉन्ग रेजिडेंस में वीज़ा अप्लाई कर दिया और आपके 5 साल मुकम्मल नहीं हुए थे, इसलिए आपने उनके डिपेंडेंट ऑफ द आईएलआर अप्लाई कर लिया। आपके हस्बैंड को इंडेफिनिट मिला, फिर नेशनलिटी मिल गई, आपको 2.5 साल का वीज़ा मिल गया। अब आपके केस में लॉ ये कहता है कि जो टाइम आपने एज ए डिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट बेस्ड सिस्टम गुजारा था वो आपकी लॉन्ग रेजिडेंसी में कंसिडर नहीं होगा। यस 10 साल की कैटेगरी में आपको क्वालिफाइड आ जाएगा, लेकिन आपको इंडेफिनिट के डिपेंडेंट कम से कम 5 साल पूरे करने होंगे। अगर तो ये 5 साल पहले मुकम्मल होते हैं तो तब भी आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती हो एज ए डिपेंडेंट ऑफ द आईएलआर, और या अगर आपका लॉन्ग रेजिडेंसी 10 ईयर्स पहले पूरे हो रहे हों तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके केस में क्योंकि 50 में आप आई थी, आपको 80 में 2.5 साल का वीज़ा मिला जो कि 21 में ख़त्म हो रहा है, फिर दोबारा एक्सटेंशन करोगे 23 में जाके मुकम्मल होगा, तो फ्रॉम द 18 टू 23 आपके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे एज ए डिपेंडेंट ऑफ द आईएलआर, तो आप उसकी उस वक्त अपना इंडेफिनिट वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं। इसलिए आपको अभी एक्सटेंशन आपके लिए रिक्वायर्ड है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है। जी फरमाइए मेरे भाई, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही है। आप लाइव हैं, सवाल पूछिए मेरे भाई। सर मेरा सवाल ये है कि मैं यूके में आया था 2015 में। राइट। तो चलते चलते ना मेरी डिवोर्स हो गई। वेरी सैड। ठीक है, तो वो यूरोपियन नेशनल थी। ठीक। मैं वो हूँ उसके साथ ही। ठीक। तो मुझे अल्लाह की मेहरबानी से वीज़ा तो उन्होंने मुझे दे दिया है। वो रिटेन राइट। आप टीवी पे ना सुने मेरे भाई, सवाल फोन पे करें। आप रिटेन राइट मिला, आपको कौन सा वीज़ा मिला मेरे भाई? जी आपको रिटेन राइट मिला यहाँ पे? हाँ जी, मुझे रिटेन राइट पे उन्होंने वीज़ा दे दिया है। अब सवाल लेकिन अभी ब्रेक्सिट हो गया ना, तो उन्होंने मुझे साथ में एक लेटर भेजा था कि तुम ना वो जो EU सेटलमेंट है उसके तहत तुम अप्लाई कर दो। ठीक, फिर क्या किया आपने? मैंने वो मैंने वो ना EU सेटलमेंट के तहत अप्लाई कर दिया। जो मेरा स्पॉन्सर था ना, मेरी एक्स वाइफ है,
उसने भी ईयू के सेटलमेंट के तहत अप्लाई किया था, उसको अब इंडेफिनिट उन्होंने दे दिया है। आपका सवाल क्या, आप उससे क्या कंसर्न है? आप अपनी सवाल पूछिए मेरे भाई, आपको क्या सवाल है? सवाल ये है कि मैंने जो ईयू सेटलमेंट अप्लाई किया हुआ है, क्या मुझे ये नॉर्मल वो प्री सेटलमेंट देंगे, मुझे भी इंडेफिनिट देंगे? बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपकी कॉल का शुक्रिया। काफ़ी लंबा सवाल किया, लेकिन सिंपल सवाल पूछा करें, क्या सवाल क्या है? ओके, आपने एज ए यूरोपियन डिपेंडेंट यहाँ पे आए, आपको वीज़ा मिल गया, अनफॉर्चुनेट डिवोर्स हो गई, आपको वो रिटेन राइट मिल गया, अब आपने सेटलमेंट अप्लाई किया तो आपको लेटर आ गया कि फ्रॉम दिस डेट आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो लेटर अमूमन लोगों को आता है, रिटेन वालों को, कि आपके 5 साल फ्रॉम दिस डेट 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो आपके पास राइट है कि आप सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई कर लें। अब सवाल आपका थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं आंसर बोल देता हूँ। आपका सवाल तब बनता है जब अप्लाई करने से पहले पूछते। अगर आपने अप्लाई किया है सेटलमेंट तो आपको सेटलमेंट मिलेगा, अगर आपने अप्लाई किया है एक्सटेंशन या प्री सेटलमेंट तो प्री सेटलमेंट मिलेगा। बट आप क्वालिफाइड करते हैं कि जब अब यूके में इंटर हुए थे एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन, उससे अगर 5 साल आपके मुकम्मल हो गए हैं तो आप अपना सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अप्लाई ही प्री सेटलमेंट किया तो वो सेटलमेंट आपको नहीं देंगे मेरे भाई। बट एनीवे, अगर आपको जो भी वीज़ा अप्लाई किया, अगर सेटलमेंट अप्लाई किया है लेटर की बेस के ऊपर तो फिर एनफ, लेकिन आप क्वालिफाइड करते हैं। सिंपल प्रिंसिपल ये है कि जब यहाँ पे यूके में इंटर हुए थे एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन, उससे 5 साल पूरे करने हैं और आप अपनी सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हो, और उसके 1 साल के बाद नेशनलिटी। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, मुझे लगता है शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी, आप लाइव हैं, प्लीज अपना टीवी बंद करें और अपने फोन पे बात करें प्लीज। सवाल क्या आपका? जी रियाज भाई, मेरा टीवी बंद है, मेरे पास तो टीवी नहीं है। अच्छा, ये था कि एक सवाल पूछना था कि मैंने जनवरी में अपील की थी, राइट, तो हेयरिंग डेट मेरी उन्होंने एडजर्न कर दी थी, पर 16 जुलाई को उन्होंने एक हेयरिंग की है मेरे साथ, केस मैनेजमेंट रिव्यू हेयरिंग, जिसमें जज था और होम ऑफिस की तरफ से उनका सवाल किया। मुझे पता चल गया सवाल क्या मेरे भाई। सवाल क्या ये था कि जज ने मुझे कहा है कि मैं एक डायरेक्शन ये देता हूँ होम ऑफिस को कि वो आपका केस रिकंसिडर करें। ठीक, तो अगर वो रिकंसिडर करते हैं तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा, और अगर वो रिकंसिडर नहीं करते तो फिर फ्यूचर में वो अच्छा, अब क्या हो रहा है मेरे भाई? मुझे जितनी भी देंगे। हेयरिंग, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, जब उनको रिफ्यूज़ होता है तो उनके पास राइट है कि वो अपील करें। जब आप अपील करते हो तो ये बाय जनवरी से स्टार्ट हुआ बाय द वे, लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर से जो लोग भी अपील करते हैं तो सबसे पहले कोर्ट से डायरेक्शन आ रही है कि आप अपना जो अपील बंडल है वो विद इन 14 डेज सबमिट करें विद द स्केलेटन आर्गूमेंट्स। अब क्या हो रहा है कि कोर्ट पहले डिसाइड करने की कोशिश करता है कि क्या इस कोर्ट में पोटेंशियल है इस केस में कि इसको आगे कोर्ट में लेके जाया जाए। अब आपने पहले तो ये था कि आप ग्राउंड्स जो अपील फॉर्म था फिल करके भेज दें और साथ 1 पेज की ग्राउंड्स समरी ऑफ द ग्राउंड्स, और बाद में जो तफसील के साथ स्केलेटन आर्गूमेंट्स या डिटेल्स ग्राउंड्स हम लगाते थे एट द टाइम ऑफ द हियरिंग। अब वो पैटर्न चेंज हो गया है। अब कोर्ट ये डायरेक्शन देती है कि जिन लोगों का केस है वो स्टेब्लिश करें कि ये आर्गुएबल है इन द कोर्ट, तब हम इस केस को कोर्ट में लेके जाएंगे। अगर पहली स्टेज पे आपका केस स्ट्रॉन्ग है, अपने एविडेंस दे दिया, साथ स्केलेटन आर्गुमेंट्स लगा दिए, अब उनको पेपर पे चेक करते हैं और उसके बाद फिर कोर्ट डायरेक्शन एक प्राइमरी हियरिंग लिस्ट करता है। वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के काउंसिल या क्लाइंट जो भी हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ है, इसके ऊपर हमारा केस आर्गूमेंट होना चाहिए और इसका ट्रायल होना चाहिए। अब सम केसेस में ये कोर्ट डायरेक्शन देता है कि अगर आप इसको रिकन्सिडर कर लें पोटेंशियल ज़्यादा है ताकि आपको कॉस्ट से बच जाए दोनों पार्टीज। अब जैसे ऑनरेबल जज ने ये डायरेक्शन दी है कि हम होम ऑफिस को कहते हैं कि इसको रिकन्सिडर करें। अब इस स्टेज पे अनफॉर्चुनेटली कोर्ट होम ऑफिस को फोर्स नहीं कर सकता
कि आप लाजमी इसको रिकन्सिडर करें, उसको लाजमी ग्रांट करें वीज़ा, जब तक एक ट्रायल के बाद, एक फेयर ट्रायल के बाद एक डिटेल्स डिटर्मिनेशन नहीं आती। ये डायरेक्शन है कि लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये केस हो जाएगा, लिहाजा हम उसको चाहिए रिकन्सिडर कर लें। बट ये कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, डायरेक्शन हो सकती हैं। अगर तो होम ऑफिस ये कंसिडर करता है कि वाकई केस वीक है ऑन द पॉइंट ऑफ एविडेंस एंड द पॉइंट ऑफ लॉ, तो माइट पॉसिबल रिकन्सिडर कर लें। लेकिन अगर समझते हैं कि वो इसको रिकन्सिडर नहीं करते, तो फिर आपका ट्रायल होगा, ट्रायल के लिए डेट आएगी और उसमें जाके तमाम अपनी एविडेंस दोगे। ये बेसिकली फिल्टर लग गया है। पहले ये होता था कि आपने अपील रिफ्यूज़ हुआ, एप्लीकेशन अपील लॉन्च कर दी, आपकी हियरिंग होनी है। अब उन्होंने एक दो स्टेप और उसको कर दिया एज ए स्क्रूटनी, कि हम चेक कर लें कि क्या ये केस इज आर्गुएबल है फॉर द कोर्ट हियरिंग के लिए, या उससे पहले दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी विड्रॉ कर जाएगी। बट वेट करें, अगर कोई होम ऑफिसर डिसीजन लेगा वो आपको या आपके वकील को इन्फॉर्म कर देगा इंक्लूडिंग द कोर्ट, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपका जो केस है वो लिस्ट होगा, वहां जाके अपना केस को फाइट करना। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर। सर जी, ये मैं रियाज गोल से बात कर रहा हूँ। भाई आप लाइव हैं, मैं सुन रहा हूँ, पूछें सवाल क्या आपका। जी हाँ सर जी, मेरा सवाल है कि मेरी प्लीज प्लीज आप बोलें मेरे भाई। ਤੇ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਜੱਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ठीक, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ थोड़ी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही भाई मेरे, आप टीवी पे से बातें कर रहे हैं। आप टीवी ना देखें। तमाम व्यूवर से या कॉलर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जब आपकी कॉल लाइव हो जाए। जी बोलें। आपने बोला कि आपकी लोअर कोर्ट से रिफ्यूज हो गई, अपर में परमिशन मिल गई, फिर क्या हुआ? ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ट्रिब्यूनल कोर्ट च, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ आपकी कॉल का शुक्रिया मेरे भाई। अब टीवी सुने, आप टीवी पे देखिए, आंसर सुने, कोई बात नहीं। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं आपका कॉल कट कर रहा हूँ, लेकिन लंबा सवाल नहीं है, शॉर्ट किया करें ताकि मैं आंसर दे सकूँ। बट आपका सवाल में समझ गया। आपका लोअर कोर्ट से जो अपील थी आपकी, वो आपके खिलाफ अनफॉर्चुनेटली डिसमिस हो गई, और उसके बाद आपने अपर ट्राइब्यूनल में परमिशन टू अपील मांगा और वो आपको ग्रांट हो गया। अब क्या होता है कि जब परमिशन टू ग्रांट हो गई है, तो अब आपका एक अपर ट्राइब्यूनल में आपका केस चलेगा। अब उसके लिए अगेन कोरोना वायरस आ गया, 3-4 महीने चल गए कि वो कोर्ट को उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकी। अब आप वेट करें मेरे भाई, जो भी डिसीजन आएगा या कोर्ट की डायरेक्शन आएगी, वो आपको या आपके वकील को इन्फॉर्म कर देंगे। ये एक जनरल मैं एडवाइस करता हूँ तमाम दोस्तों के लिए, भाई जब आपका केस कोर्ट में चल रहा हो, तो फिर सबसे जो आइडियल या सूटेबल या रिलायबल पर्सन होता है, वो आपका जो करंट या एग्जिस्टिंग जो सोलिसिटर वो होता है। ओके, उसको पता हो रहा है कि अब केस में क्या चल रहा है। अगर वैसे एविडेंस सेकंड ओपिनियन लेनी हो तो जनरल हो सकती है। अब आपके केस में मेरे भाई परमिशन मिल गई है। होता ये है कि परमिशन मिल जाए तो फिर दोनों पार्टी जाके अपर ट्राइब्यूनल में केस फाइट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब अपर ट्राइब्यूनल में भी उन्होंने 2 सिस्टम बनाएंगे, एक प्राइमरी हियरिंग करेंगे, एक फुल हियरिंग करेंगे। आप वेट करें, आपने जाके या आपके वकील ने जाके या उनके आपके बैरिस्टर ने जाके फाइट करना है केस को कोर्ट के अंदर। ऑफ कोर्स जैसे पहले लोअर कोर्ट में हुआ था, इसी तरीके से होगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, एविडेंस दी जाएगी। अब वहाँ पे जाके 2 चीज़ों पे केस आपका फाइट होगा। नंबर 1 कि हमने ये इस्टेब्लिश करना है कि जो लास्ट डिसीजन आया है उसमें कौन से फ्लॉज रह गए थे, जो पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर आपका जो बैरिस्टर यहाँ पे आर्गूमेंट्स करेगा, और साथ ही साथ जो फैक्चुअल होगा एविडेंस होगी उसके ऊपर अलाई करेंगे हमारे पास ये एविडेंस है और इस केस को दोबारा ऐसे कंसिडर किया जाए। तो ऑफ कोर्स आपकी स्टेटमेंट भी जाएगी, पूरा बंडल बनेगा, बैरिस्टर जाएगा, स्केलेटन आर्गूमेंट्स होंगे और आपका वकील एंगेज होगा सारे मामले में। आपके पास रिक्वेस्ट ये है आपसे कि प्लीज़ आप अपने वकील से राब्ते में रहें, जो वो आपको एडवाइस करता जाए उसको सुनते जाएं और उनको तमाम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस है उसको प्रोवाइड करें ताकि वो बेहतर आपका केस प्रेजेंट करे कोर्ट के अंदर।
आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। जी फरमाइए सर। हाय, मे आई स्पीक टू रियाज? यस माय फ्रेंड, यू आर लाइव, यू कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट यू वांट टू आस्क। ओके रियाज जी, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन हैं आपसे। राइट। ओके, फर्स्ट है कि मेरा ब्रदर जो है वो इंडिया में है, उसकी फैमिली, और उसकी वाइफ जो है वो नर्स है। शी इज अ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया, एंड वो यूके में आकर सेटल होना, जिसमें जॉब करना चाहते हैं, और उसको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है इन प्लास्टिक सर्जरी एज अ नर्स। और वो अगर एज अ फैमिली, आई मीन होल फैमिली, अगर ये वो लोग अगर यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं, कैसे, क्या प्रोसीजर है उसका? ठीक। और दूसरा मुझे पूछना है, मेरी एक फ्रेंड वो भी इंडिया में है, और अगर उसे भी यहाँ पर आकर सेटल होना, अगर वो आकर सेटल होना, शी इज सिंगल, तो वो किस वीजा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकते हैं, और आ सकती है? मेरे भाई उसकी, और उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? उसकी क्या एक्सपर्टीज है? जो आपकी फ्रेंड है उसकी एक्सपर्टीज क्या है? सॉरी? उसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज क्या है मैडम की? जो मेरी फ्रेंड है वो, उसने मास्टर डिग्री की हुई है, ठीक, MBA। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए मेरे भाई 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले ओके, थैंक्स। आप ठीक है, आप टीवी पे सुने आंसर। अगर आप बात करते हैं कि क्वालिफाइड नर्स ही वांट और शी वांट टू कम इन द यूके एंड वांट टू सेटल इन द यूके, उसके लिए पहला सबसे जो पार्ट ये है कि किसी भी बंदे ने अगर यूके में आके सेटल होना हो तो ऑफकोर्स आजकल अच्छी अपॉर्चुनिटी है नर्सिस के लिए या जो डॉक्टर्स हैं कि अगर वो यूके में आके सेटल होना चाह रहे हैं तो उनको यहाँ पे जॉब अप्लाई करनी होगी। आपने बोला उनके पास एक्सपीरियंस है अबाउट 20 ईयर्स का। यहाँ पे नर्सिस, क्वालिफाइड नर्सिस की ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो मेरे ख्याल में ये आपको बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा कि जो नर्सिस का जितने भी स्टाफ हैं उनकी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो यहाँ पे NHS में या किसी तरीके से भी अपनी यहाँ जॉब अप्लाई करती हैं, उनको यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, तो उनके पास राइट है कि वो यूके में और काम करें। जब कोई बंदा यूके के अंदर अंडर द Tier 2 वर्क परमिट जहाँ पे आता है तो उसके पास राइट है कि वो अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को या अपने चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट हैं उनको अपने साथ एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकता है। अब उनके लिए तो ये मौज है कि उनको जॉब मिलती है NHS में, उसका भी वीज़ा मिलेगा, उनके हस्बैंड को भी मिलेगा, उनके अगर बच्चे हैं तो वो भी एज ए डिपेंडेंट यूके में आ सकते हैं। और डे फर्स्ट से क्या होगा कि मोस्ट लाइकली उनको अगर NHS ऑफर करता है जॉब तो उनको वर्क परमिट भी होगा उनके पास, और जो बाकी फैसिलिटीज़ होंगी एज ए एम्प्लॉय ऑफ द NHS ऑफ कोर्स शी विल एंटरटेन करेंगी। उनको इनिशियल में 3 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर एक्सटेंशन होगी 2 साल की, और 5 साल के बाद उनको इंडेफिनिट मिलेगा, और उसके बाद 1 साल का नेशनलिटी मिलेगी। सेम जो डिपेंडेंट आएंगे उनके पास भी सेम राइट होगा। अगर वो यहाँ पे आके NHS में काम करती हैं तो उनके हस्बैंड के पास एज ए डिपेंडेंट ऑफ Tier 2 जनरल उसके पास राइट है वो कोई बिज़नेस करें, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करें, सेल्फ एम्प्लॉय करें, और बच्चों के पास एजुकेशन का जो फैसिलिटीज़ हैं, जो NHS की फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होंगी। अब जो दूसरा सवाल था आपका कि मैडम आपकी कोई फ्रेंड है वो मास्टर किया हुआ है, उन्होंने कैसे यूके में आना है? देखिए हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो यूके की नेशनलिटी या सेटलमेंट ये अर्न करनी पड़ती है। अर्न का तरीके ये है कि आपने अपने आप को इस्टेब्लिश करना है कि कौन सी कैटेगरी में आप क्वालिफाइड करते हो और कौन सा वीज़ा अप्लाई करोगे तो आप सेटलमेंट रूट पर जा सकते हो। अब सपोज़ करें अगर उन्होंने मास्टर किया हुआ है तो वो डिपेंड करता है कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। अगर उनको कोई यूके की कंपनी उनको कोई वर्क परमिट देती है तो अगेन वो भी यहाँ पे आके एज ए एम्प्लॉय ऑफ Tier 2 जनरल माइग्रेंट यहाँ पे आके काम कर सकती हैं, और उनको फिर 3 साल के वीज़े के बाद 2 साल की एक्सटेंशन मिलेगी और 5 साल के बाद इंडेफिनिट हो सकता है। अगर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उनके पास राइट है कि उन्हें मास्टर किया हुआ है, अगर वो एजुकेशन करना चाहती हैं तो ऑफकोर्स वो यहाँ पे स्टूडेंट आ सकती हैं। अब स्टूडेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है वो ये है कि जो लोग सितंबर-अक्टूबर 2022 के सेशन में एडमिशन लेंगे और जब वो अपना मास्टर या अपनी डिग्री या PhD जो भी वो कोर्स करने आएंगे वो मुकम्मल करेंगे तो उनको 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा। उसके दौरान उनके पास राइट है कि वो किसी भी कंपनी में Tier 2 वर्क परमिट लेके यहाँ पे सेटलमेंट रूट के ऊपर चले जाएँ। अब इन सारी बातों का मतलब ये बनता है, अब डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में सूटेबल हैं और कौन से वीज़े पे अप्लाई करना चाह रही हैं। बट बहुत मोटी मोटी चीज़ों में देखा जाए तो अब यूके में सेटल होने के लिए जो मेन राइट है वो Tier 2 वर्क परमिट है। नर्सिस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है
और मेरे ख्याल में उसमें उनको अप्लाई करना चाहिए, उसमें मेरे ख्याल में गुड चांस फॉर सक्सेस। सेम आपके जो फ्रेंड्स हैं उसके लिए मास्टर किया हुआ है, क्वालिफाइड करती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही हैं, अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर करेगी तो ऑटोमेटिक शी बी सेटल इन द यूके एज वेल। अब डिपेंडिंग करता है कि वो कैसे हो शी कैन फाइंड द जॉब्स। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी जी रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। रियाज भाई लास्ट वीक मेरी आपसे बात हुई थी वो सिटीजनशिप के मुतालिक। राइट। मेरी बेटी ने, मैंने आपसे बात की थी कि उनका निकाह गालबन वो हुआ था ऑनलाइन ना, आप सॉरी वो ऑन फोन। तो आपने कहा था कि होम ऑफिस की जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। राइट। तो लिहाजा जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगी तो उसके अंदर आप अपने आप को अनमैरिड डिक्लेयर करेंगी। राइट। मसला ये है कि एज पर पाकिस्तान लॉ ये निकाह वहाँ पे रजिस्टर भी हो गया है और वहाँ पे जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पे उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया है। अब अगर मेरी बेटी अभी ये डिक्लेयर नहीं करती है, कल जब वो अपने हस्बैंड के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करेंगी उसमें यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे उसके अंदर, तो उसमें डेट्स तो यही आएंगी ना जो उनकी एक्चुअल निकाह की डेट है। तो उस वक्त फिर होम ऑफिस आके एतराज नहीं करेगा कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस की थी उस वक्त क्यों नहीं आपने ये चीज डिक्लेयर की थी। तो ये थोड़ा सा एक सवाल था, एक कंफ्यूजन था, अगर प्लीज जरा डिटेल में जरा सा इससे जवाब दें। तो उन्होंने भी एप्लीकेशन फाइल करनी है, अब सवाल ये है कि वो इसको डिक्लेयर करे ना करे। एज पर पाकिस्तान लॉ ये रजिस्टर हो चुका है। ओके ठीक है मेरे भाई, आपका सवाल मैंने सुन लिया, लेकिन कंट्रोल से मुझे ब्रेक का कहा गया है, तो फ़ौरन ब्रेक के बाद आपके सवाल का आंसर करूँगा ऑन स्टे विद अस। अब लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं फिर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, मुझे अभी जो लास्ट कॉल जिस साहब ने की है वह वो फ़ोन सुने होंगे टीवी पे। देखिए, आपको मैंने लास्ट भी ये कहा था कि अंडर द इमिग्रेशन रूल जो फ़ोनी के निकाह है वो एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर द वीज़ा पर्पज़ के लिए। अब आपका सवाल ये है कि अगर हम अप्लाई करते हैं उनके हस्बैंड का तो क्या लिखें, वेदर द सिंगल और द मैरिड, और उसकी कौन सी एप्लीकेशन की जाए। देखिए, मैं तो सिर्फ प्रिंसिपल की बात बता सकता हूँ। प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने दो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, वेदर आप उनके लिए फैंसी वीज़ा अप्लाई करें जब आपकी शादी नहीं हुई, और सेकंड ये है कि अगर आप शादी करनी हो तो दोनों पार्टी का प्रेजेंस होना एट द वन स्पॉट वो इम्पोर्टेंट है, और फ़ोनी के निकाह फॉर द इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, अब आप कहते हो कि हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है। मेरे ख्याल में फॉर्चुनेटली अगेन अगर तो आप इमिग्रेशन पर्पस को देखते हो या उसके प्रिंसिपल को देखते हो तो वीज़ा अप्लाई करोगे तो सबसे पहला सवाल आएगा कि क्या आपने पाकिस्तान वहाँ अपने कंट्री में गई थी मैडम, वहाँ जाके शादी की, और कौन सी डेट को गई थी, कैसे निकाह हुआ, ये सारे आंसर आपके पास नहीं है। अब सेकंड आपका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप कहते हो कि लो जी हम लोगों ने निकाह कर लिया लेकिन रजिस्टर करवा लिया। अब उसके लिए आपके पास सेकंड एक ऑप्शन जो जा सकती है कि आप ऑफ कोर्स पाकिस्तान जिस कंट्री में भी आपके उनके जो हस्बैंड हैं मैडम के, वहाँ उस कंट्री में जाएं, जाके निकाह करें जो कि इस्लामिक तौर पे होता है वहाँ पे, और करके आपके पास राइट है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कुड बी मैं रॉन्ग, इज़ नॉट इमिग्रेशन एक्सपर्ट ऑन दैट पॉइंट, कि आपके पास राइट है कि अगर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं तो आप दो में से एक चीज़ को सरेंडर करके सेकंड को रजिस्टर करवा सकते हो। ये कुछ लोगों के आईडी कार्ड का इशू आया था कि उनके दो डिटेलें आ गई, दो आ गई, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन की कि मैं इस बात को सरेंडर करना चाह रहा हूँ और ये मेरा एक्टिव किया जाए। सेम अगर आपका निकाह जो है वो नादरा में रजिस्टर भी हो गया है या काउंसिल में हो भी गया है, तो आप उसको एक टेक्निकल एरर की वजह से उनको सरेंडर करके नई शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब उसके अलावा जो अगर आप कहते हैं कि नहीं हम ट्राई करना चाहते हैं, मैं कभी भी नहीं कहता कि इमिग्रेशन पर्पस के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करें, ये क्योंकि फ्यूचर का मामला होते हैं। लेकिन मैं अपनी बात पे जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज ए अंडर द इमिग्रेशन लॉ, आपका फ़ोनिक वाले निकाह को बोलते हो कि यस हमारी शादी हुई है, ये इस डेट को हुई है, तो उनको वीज़े में प्रॉब्लम आ सकती है।
अब आप कहते हैं कि हमने रजिस्टर करवा लिया, उसका मेरे ख्याल में जो सबसे सिंपल वे होगा कि जब ये जाके वहाँ दोबारा शादी करेंगे तो आप कह सकते हो कि जो पहले मैंने फ़ोनिक हमने निकाह किया था या जो हमने रजिस्टर करवाया है वो अनफॉर्चुनेटली हम उसको नील एंड वर्ड करवाना चाहते हैं और उसको हम सरेंडर करते हैं इस डिटेल्स को, और हमारे सिस्टम में जो डिटेल्स है वो होनी चाहिए जो आज के दिन जो करंट आप जाके वहाँ पर निकाह करोगे। इसके अलावा अगेन रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको भी और सेकंड ओपिनियन लेनी चाहें किसी और से ले लें, किसी भी क्वालिफाइड पर्सन से, बट मैं इस बात पे स्टैंड करता हूँ। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, एक मेडिकल फील्ड के लिए और एक टीचिंग के लिए। मेरी 2 नीस हैं, वो इंडिया में हैं। राइट। और वो एक स्टाफ नर्स है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे अभी उनकी डिमांड है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उनके लिए एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा या सेल्फ उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। और उन्होंने जनरल नर्सिंग करी है 3.5 ईयर की, या उन्हें बीएससी नर्सिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह भी है, तो वो कैसे क्वालिफाई करेंगी उनके लिए? अच्छा मैडम, शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है। मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन या रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप उसको सर्च करेंगे, या अगर कोई आपको हम हेल्प कर सके तो शायद मैं कंट्रोल को अपना नंबर दे दें, शायद हम हेल्प कर सकें। अच्छा, होता ये है कि जो लोग यहाँ पे नर्सिस, क्योंकि इस वक्त नर्सिंग, टीचिंग, ये 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी यूके के अंदर इनको उन्होंने शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल दिया। अब होता ये है कि जो इमिग्रेशन एडवाइजरी बोर्ड है वो यूकेबीए को या होम ऑफिस को हर 3 महीने के बाद अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उनके मुताबिक वो बताते हैं कि इस फील्ड में हमारे पास एक्सपर्टीज़ या जो कम्पिटेंट पीपल्स हैं इनकी शॉर्टेज आने वाली है नेक्स्ट 1 ईयर्स में, 2 साल में। और उस एडवाइजरी की कमिटमेंट जो उनकी रिकमेंडेशन होती है उनको फिर होम ऑफिस अपने जो पॉलिसीज़ है या उनके अंदर प्रपोजल में लेके आता है और उसके बाद फिर उस पर अमल करते हैं। अब एडवाइजरी ने रिकमेंड किया कि हमें जो शॉर्टेज होगी फॉर द नर्सिंग के लिए, सेकेंडरी टीचर्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए, ये बाय द अक्टूबर से, पहले भी था लेकिन अक्टूबर से बड़ा क्लियरली है कि ये तीनों डिपार्टमेंट शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर हैं। जब शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये डिमांड है, आप सप्लाई देनी है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इनको जॉब मिलने के। आपने बोला कि आपकी नीस या आपका कोई रिलेटिव जो क्वालिफाइड नर्स है, इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी मोटी मोटी हैं कि कोई भी पर्सन अगर अपने होम कंट्री में वहाँ की नर्सिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स क्वालिफाइड है और उसके पास इंग्लिश जो बैंड है वो 7 है और कम से कम 6.5 होना चाहिए। उनमें से शर्त है कि 2 में से 2 कंपोनेंट जो में से 7 और एटलीस्ट नो लेस देन 6 होना चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पूरी कर रहे हैं तो बिल्कुल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जब वो यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद उनको फिर उनके पास राइट है कि एक एग्ज़ाम पास करें और अपने आप को NMS के साथ जो नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमेटी है उनके साथ आप उनको रजिस्टर करवा लें। बट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अप्लाई करें, दर गुड चांस। कंट्रोल को मैं कहता हूँ कि आपकी कोई हेल्प करने की कोशिश करें कि कहाँ से गाइडेंस हो सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। जी क्वेश्चन स्पाउस वीज़ा के रिलेटेड है। तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने शादी की थी, वाइफ के लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था। वो यहाँ पे आ गई थी यूके, बट यहाँ पे खुश नहीं थी, पाकिस्तान चली गई तो डिवोर्स हो गई थी। फिर मैंने होम ऑफिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, मुझे उन्होंने वो लेटर भेज दिया था स्टैंडर्ड। तो अभी मैंने इस साल दूसरी शादी की है, मैं अपनी वाइफ के लिए दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ दूसरी वाइफ के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की मुझे ज़रूरत है, और दूसरा ये कि क्या मुझे खुद ही ऑनलाइन अप्लाई चाहिए या मुझे वकील के थ्रू जाना चाहिए? सॉरी पहले आपने क्या कहा था, आपकी पहली शादी हुई थी क्या वो उनको? जी तकरीबन 2.5 साल पहले हुई थी। फिर? और तकरीबन वो 6 महीने बाद चली गई थी वापस। और फिर आपने उसको डिवोर्स कर दिया था? जी डिवोर्स, फोन पे डिवोर्स हो गया था जी। ओके। और फोन पे आप यूके में थी और मैडम कहाँ रहती हैं? पाकिस्तान। पार्डन? पाकिस्तान में। ठीक। जस्ट फॉर द नॉलेज, जो तमाम दोस्त सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चलो हमारी बात से शायद लोगों का फ़ायदा हो जाए। मेरे भाई तमाम दोस्त बड़े
क्लियरली और कैटेगोरिकली ये बात अपने पल्ले बांध लें कि फ़ोन यूके के अंदर फ़ोन पे निकाह और फ़ोन पे डिवोर्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर दोनों पार्टीज़ यूके में सेटल्ड हैं, ब्रिटिश हैं, सेटलमेंट वीज़ा है, देन इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अगर आपने उसके बाद सेकंड शादी करनी है या किसी को स्पॉन्सर करना है या फर्स्ट टाइम स्पॉन्सर कर रहे हो, तो किसी सूरत में भी ये जो अनफॉर्चुनेट जो मीन्स या टूल्स आप यूज़ करते हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मेरे ख्याल 2-3 वीक से ये बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। क्लियरली अगर आप यूके में रहते हो तो आपको यूके के फैमिली लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो तो वहाँ के लॉ कंट्री के जो फैमिली लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। यूके के फैमिली लॉज ये कहते हैं अगर आपने शादी करनी है तो मियाँ बीवी का एक जगह होना लाजमी है, फ़ोन पे निकाह एक्सेप्टेबल नहीं। डिवोर्स करनी हो तो जो एप्लीकेंट होगा, जिस कंट्री में रह रहा होगा, उस कंट्री के फैमिली लॉ के अंदर वो डिवोर्स अप्लाई करेगा। मैं इसके 2 सिनेरियो में एग्जांपल देता हूँ। अब आप जो साहब ने मुझे कॉल किया, आप यूके में रह रहे हो, मिसेस आपकी पाकिस्तान चले गई है, अब 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, या यहाँ से आप डिवोर्स अप्लाई करोगे और अंडर द काउंटी कोड में जो भी डिवोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे जाके अप्लाई करनी होगी और यहाँ से वही जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपकी डिवोर्स होगी और यहाँ रजिस्टर होगी। या सेकंड ऑप्शन आपकी मिसेस के पास है, अगर वो डिवोर्स करती हैं तो वो पाकिस्तान में रहती हैं तो वो पाकिस्तान लॉ के मुताबिक वहाँ पे अपने डिवोर्स अप्लाई करेंगी और आपको यहाँ पे सर्व करेंगी और उसके बाद वहाँ पे उसको डिवोर्स डिक्लेयर होगी। ये पॉसिबल नहीं है आप यूके में बैठे और फ़ोन पे डिवोर्स करो, एक्सेप्ट हो जाए, सेकंड शादी कर लो, वीज़ा अप्लाई कर लो। जब वीज़ा अप्लाई करोगे तो ये जो आपकी मैरिज है इसको निल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा। सेम आज सवाल था किसी का शादी के बारे में, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो इसलिए माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि जो आपने केस का कि सेकंड अप्लाई करना है, आप ट्राई करनी तो कर लें। मुझे लगता है कि शायद आपको रिकन्सिडर करना पड़ेगा। आइडियल गो टू द सॉलिसिटर एंड शो ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्कस योर मैटर ताकि आपको कोई बेहतर एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया देते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर। भाई आप लाइव हैं, आप सवाल पूछें। हेलो हेलो जी फरमाइए सर जी। ऐसा है, मेरी वाइफ पहले टीयर 2 वीजे पे थी। राइट। हाँ, टीयर 2 वीजे पे थी और उसके बाद वो टीयर 2 वीजा जो अपना वो ब्लैक लिस्ट हो गया। उसके बाद फिर हमने फिर टीयर 2 के लिए अप्लाई किया। तो जो टीयर 2 अप्लाई किया उन्होंने जो हमें लेटर दिया था वो बाद में होम ऑफिस ने बोला ये फेक है। तो मेरी वाइफ ने फिर वो कोर्ट में विन किया उनको चैलेंज करके। फिर उसके बाद हमारी बेटी को 7 साल हो गए थे तो 6 महीने रहते थे। तो फिर हमने मेरे वकील ने कहा कि आप मेरे को असाइलम पे डाल दिया उसने। तो अभी मैं साइनों पे जा रहा हूँ और मेरी बेटी 8 साल की है और मैं चाहता हूँ कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ बेटी के बेस पे। बस इतना सवाल है। और बेटी को वीजा मिला भी कि अप्लाई करना आपने? हाँ जी, बेटी का वीजा अप्लाई किया या नहीं किया अभी तक आपने? अभी तक नहीं किया। 8 साल हो गए, मैं साइनों पे जा रहा हूँ। ओके मेरे भाई, थैंक यू जिन्होंने आपको एडवाइस किया। लेकिन लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ या बच्चों के साथ या बच्चा यहाँ पैदा हो या बच्चे के साथ आप यहाँ पे आए हो और वो 7 साल गुजार लो और बच्चे की एज 18 साल से कम हो तो आपके पास राइट है अंडर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपके कोई हालात थे जो भी एप्लीकेशन की हैं उनको सबको अगर भूल जाएं, फैक्चुअल चलें जो अंडर इमिग्रेशन लॉज आप क्वालिफाइड करते हैं, आप आपके बच्चों की बेस पे 7 ईयर्स की बेस के ऊपर वीज़ा अप्लाई करें और आपको गुड चांस है कि यहाँ वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि ये अंडर द इमिग्रेशन रूल्स है। असाइलम वाले मैटर्स हैं वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वीज़ा ख़त्म हो गया, टीयर 2 अप्लाई किया, नहीं मिला, उसके बाद आपने असाइलम क्लेम कर दिया। चलो अब मैं इस पर कोई ज़्यादा कमेंट्स नहीं करता क्योंकि आपने वो इज़ हैपन। नाउ फैक्चुअल ये है कि या फ्यूचर आपके लिए एडवाइस, मेरे भाई आप बच्चे के साथ रह रहे हैं,
बच्चे की एज 8 साल हो गई है, यहाँ पैदा हुआ है और आप क्वालिफाइड करते हो कि अंडर द 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे सारे यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें। अब तो एक और भी फ़ायदा हो गया है या मौज है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप इस वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो फ़ीस एग्जाम्पशन फ़ी वेवर एप्लीकेशन भी कर सकते हो। गवर्नमेंट इस पे भी काफ़ी सारी फेवर दे रही है कि अगर आपके हालात ऐसे हैं फाइनेंशियली तो हम आपको फेवर देते हैं कि आपको फ़ीस एग्जाम्प्ट करते हैं, ना आपको हम उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ना NHS पे करना पड़ेगा, ना बायोमेट्रिक की फ़ीस पे करनी पड़ेगी और आप अपनी एप्लीकेशन करके कर सकते हो। इसलिए मेरी अपनी एडवाइस है, सबसे पहले आप अपनी ये फ़ीस वेवर की एप्लीकेशन डाल दें और उसके अगर आपके हालात फाइनेंशियल ऐसे हैं तो, और उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दें और इट्स गुड चांस कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, जो लोग भी अपने बच्चों के साथ यहाँ 7 साल गुजार लें या यहाँ पे रहते हुए इन एनी सर्कमस्टांसेस, पहले वो Tier 4 पे थे, फिर Tier 2 पे चले गए, फिर अनफॉर्चुनेटली ओवरस्टे हो गए या फिर असाइलम पे चले गए, लेकिन बच्चा यहाँ पैदा हुआ और 7 साल का हो गया तो आपके पास राइट है, सिंपल मेक द एप्लीकेशन टू द होम ऑफिस अंडर 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी, तो आप क्वालिफाइड करते हैं। तो नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन्होंने कॉल किया सर उनका शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।